देखिए अब अपन अवकलन के अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। अवकलन क्या है ये अपन ने जान लिया था, अब इसके अनुप्रयोग क्या है, फिजिक्स में कैसे कैसे ये यूज हो रहा है, कैसे इसकी सहायता से ग्राफों का विश्लेषण अपन करते हैं, वो अपन अब इसमें समझेंगे। तो देखिए अवकलन के अनुप्रयोग, ध्यान रहे अपन यहां पर केवल वही अनुप्रयोग जानने का प्रयास करेंगे जो इस चैप्टर में काम आएंगे, जैसे कि ग्राफ के लिए काम आएंगे या फिर परिवर्तन की दर के लिए काम आएंगे। केवल वही अपन बात कर रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम अपन अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, जहां उसका उपयोग होगा वहां अपन फिर उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने वो चैप्टर पूरा गणितीय विश्लेषण का तो है नहीं, इसलिए वो पढ़ना व्यर्थ है। अपने जो सिलेबस का पार्ट है अपन उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए अनुप्रयोग के अंदर पहली अगर अपन बात करें तो नंबर फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है किसी राशि के परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। किसी राशि के परिवर्तन, अवकलन क्या करता है, किसी राशि के परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है, अपन ने सबसे पहले यही लिखा था। मैंने जब टॉपिक पढ़ा था, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था आपने कि अवकलन का भौतिक अर्थ क्या है। जैसे dy अपॉन में dx है, तो ये क्या था, y में x के सापेक्ष क्या था, परिवर्तन था, यानी परिवर्तन की दर थी। अब देखो इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 जो अपन पढ़ चुके हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसे अपन क्या कहेंगे, जैसे वेग है तो देखो वेग पहला एग्जांपल, वेग है क्या, विस्थापन में, चलो इसे इस तरह से लिखें अपन, याद कीजिए अपन ने इस तरह से लिखा था, देखो वेग v इज इक्वल टू ds अपॉन में dt, यानी ये क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन का t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अपन, अवकलन कर रहे हैं। तो परिवर्तन की दर आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल यही है। तो अपन कह सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग क्या हुआ, विस्थापन में परिवर्तन की दर हो गया। नंबर सेकेंड, जैसे कि त्वरण, त्वरण a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt, तो ये क्या हो गया भाई, वेग में परिवर्तन की दर बन गई। तो यहां इस तरह से अपन ने ये पहला अनुप्रयोग जान लिया कि राशि के परिवर्तन की दर को क्या करता है, अवकलन व्यक्त करता है। अब अपन इस पर आधारित जो क्वेश्चन अपनी बुक में दे रखा है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में, एक एग्जाम्पल के रूप में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है जिसको अपन अब सोल्व करेंगे। अब आप देखेंगे अवकलन की सहायता से ही इसे अपन सोल्व करेंगे। अवकलन के फॉर्मूले तो अपन जान ही चुके कि क्या उसके फॉर्मूले थे जो यहाँ उपयोग आ रहे हैं। ध्यान रखना त्रिकोणमितीय फलनों के, लोग के, वो मैंने अभी नहीं लिखे हैं यहाँ, क्योंकि उनका इस चैप्टर में अभी उपयोग नहीं हो रहा है। वो जैसे सरलावगति है वहाँ उनका उपयोग होगा कि v वहाँ विस्थापन ही साइन के रूप में लिया जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, फिर उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वहाँ जब वो काम आएंगे वहाँ अपन उसकी बातें करेंगे। यहाँ अपन केवल इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x अक्ष के अनुदेश, क्वेश्चन दिया हुआ है x अक्ष के अनुदेश, x अक्ष के अनुदेश किसी गतिमान वस्तु की, अनुदेश किसी गतिमान वस्तु की, x अक्ष के अनुदेश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न संबंध या निम्न सूत्र भी कह सकते हैं, निम्न संबंध से व्यक्त की जाती है, निम्न संबंध से व्यक्त की जाती है। क्या संबंध दिया हुआ है वो देखिएगा। संबंध ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर, ये संबंध आपको दिया हुआ है।
x इजिकल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर, ये संबंध दे दिया है। यहाँ पर a और b नियतांक है जिनके इस क्वेश्चन में इन्होंने मान भी दिए हैं। यहाँ a इजिकल टू a की जो वैल्यू है वो इन्होंने दी है 5 मीटर, और जो b है इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू इन्होंने अपन को दे रखी है, तथा t किस में है, सेकेंड में है, तथा t सेकेंड में है। तो देखो a की वैल्यू दे दी है, b की वैल्यू दे दी है, और t किस में लिया गया है, सेकेंड में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं t इजिकल टू 0 तथा t इजिकल टू 2 सेकेंड, 2 इजिकल टू 0 सेकेंड तथा t इजिकल टू 2.5 सेकेंड क्षणों पर, यानी समय पर क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, पर वस्तु का वेग क्या होगा। यानी t इजिकल टू 0 सेकेंड और t इजिकल टू 2.5 सेकेंड पर वस्तु का एक तो वेग ज्ञात करना है अपन को इस क्वेश्चन में। फिर इस क्वेश्चन में आगे और ये पूछ रहे हैं कि t इजिकल टू 2 सेकेंड और t इजिकल टू 4 सेकेंड। इसी क्वेश्चन में आगे t इजिकल टू 2 सेकेंड वे t इजिकल टू 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा, ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब इसे अपन सोल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ इन्होंने पूछ लिया है। अब आप गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है स्थिति संबंध, वस्तु की स्थिति निम्न संबंध से व्यक्त की जा रही है, यानी कि उसका विस्थापन अपन को एक प्रकार से इस क्वेश्चन में दे दिया है कि x इतना है, x इजिकल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। अब आपको इसका वेग का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि सबसे पहले वेग की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं v इजिकल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन वेग कहते हैं, और यह विस्थापन क्या है, मेरे पास x है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके साथ, समय के साथ, यानी समय के सापेक्ष जो विस्थापन में परिवर्तन दर है वही क्या है, वेग है। तो v इजिकल टू मेरे पास फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन में डी टी। अब देखिए आप इसका अवकलन कीजिएगा, a प्लस बी टी का स्क्वायर। तो वेग का क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो a तो कांस्टेंट है भाई, आंकिक संख्या है, मान दे रखा है इन्होंने 5 मीटर है, और अकेले कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, ये अपन पढ़ चुके थे। प्लस, और जब कांस्टेंट साथ होता है तो वो तो वैसे के वैसे रहेगा। अब जिसके सापेक्ष हो रहा है, देखो t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें 2t और t की पावर कितनी है, 2, तो पावर कितनी दे गई, 1। यानी कि मेरे पास जो वेग का फॉर्मूला अब जो निकल करके आ रहा है वो फॉर्मूला है v इजिकल टू 2bt। ये मेरे पास वेग का फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, वापस देख लो, x इजिकल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, a का तो 0 हो गया अवकलन, b यानी 2bt आ गया है। अब इसने देखो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, t इजिकल टू 2 सेकेंड और t इजिकल टू 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल। उससे पहले तो ये पूछ रहे हैं t इजिकल टू 0 सेकेंड और t इजिकल टू 2.5 सेकेंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या है। तो देखो t इजिकल टू 0 सेकेंड पर v इजिकल टू, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास वेग का, तो t का मान 0 रखूंगा तो क्या आएगा, ये भी 0 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। बिल्कुल t का मान 0 है तो 0 रख दिया मैंने। तो फिर क्या कह रहे हैं, ये t इजिकल टू कितने सेकेंड पर पूछ रहे हैं, 2.5 सेकेंड पर। v इजिकल टू, देखो 2 को 2 रहने दिया है मैंने, b की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है अपन को, कितनी है, 2.5 इंटू
फिर टी की वैल्यू क्या रखनी है मुझे भाई, 2 रखनी है, क्योंकि 2 ही तो दिया है क्वेश्चन में, सॉरी 2.5 रखनी है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, सॉरी t इज इक्वल टू 0 और 2 सेकेंड है ये, और ये 2.0 है, 2.0 सेकेंड यहां क्वेश्चन में कह रहे हैं, है ना। फिर इसी में आगे जो कह रहे हैं कि इस तरह से कह दिया इन्होंने, तो पहले अपन ने मान निकाल लिया है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर v इज इक्वल टू 0 आ गया, t इज इक्वल टू 2.0, ये लो, वो तो 2.5 के लिए निकाल लेते हैं, आंसर ही तो वेरी करता, आंसर चेंज हो जाता। तो v इज इक्वल टू देखो 2, b का मान 2.5 है, t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया है 2 इंटू 2.5, 2 का स्क्वायर हो गया है 4। तो देखिए भैया कितना हो गया है, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितने हो गए 10, 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये अपने पास इसका आंसर आ गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है 0 सेकेंड पर। अब इसी के बाद सेकेंड जो पार्ट पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या है। इसका मतलब देखो, औसत वेग का मतलब अपन ने देखा था विस्थापन में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन का समीकरण ये रहा, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो इससे अपन किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की। देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं नंबर सेकंड पार्ट की इसी क्वेश्चन के। स्थिति x इज इक्वल टू है मेरे पास a प्लस बी टी स्क्वायर। तो मैं पहले अगर मैं बात कर लूं तो पहले मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो देखो x क्या, सॉरी t इज इक्वल टू, पहले समय में क्या पूछ रहे हैं 2 सेकेंड पर। तो देखो स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या विस्थापन होगा, देखो मैंने मान लिया वो x1 है। तो a की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 5 प्लस b की वैल्यू है 2.5, ये फिर 2 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए x1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, गौर कीजिएगा, 4 a की वैल्यू कितनी है, सॉरी x इज इक्वल टू 5 मीटर है। भाई मैंने x इज इक्वल टू 5 मीटर, जो क्वेश्चन दे रहे हैं अपन वो वैल्यू रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस b की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू कितनी है 2.5 है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो अपन को वैल्यू दी है, हाँ एक मिनट, x की जो a की जो वैल्यू है 8.5 है, ये सॉरी a की वैल्यू है 8.5, a इज इक्वल टू है 8.5 है भाई, ये ध्यान रखने का है, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। a इज इक्वल टू कितना होगा 8.5 होगा, ने कि 5 है, और b है आपके पास 2.5, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैल्यू दी हुई है। अब a के कहीं यूज़ हुआ है, यहाँ तो फिर 0 हो गया था, इसलिए आवश्यकता पड़ी नहीं। अब देखिएगा यहाँ x की वैल्यू, अगर मैं a की वैल्यू रख रहा हूँ 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 2.5 से गुणा करेंगे 10, तो ये हो गया है 18.5 मीटर। ये तो आ गया है मेरे पास x1। फिर मैं बात करता हूँ इधर साइड के अंदर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखो वो आता है मेरे पास x2। तो देखो a की वैल्यू तो कितनी रखनी है मुझे 8.5, फिर प्लस है b की वैल्यू है 2.5, फिर t की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 8.5, 4 का स्क्वायर 16 यानी 2.5 इंटू 16, तो ये हो गया 8.5। 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से और टोटल ये आ जाएगा 48.5, सही 40 हो गया ना, ये 48.5 मीटर। भाई ये तो हो गया 40,
16 32 16 5 80 सही है, और ये हो गया 48.5 मीटर आ गया। तो इसलिए अगर अब पूछा इसने क्वेश्चन में क्या है भाई, इसका मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या है, ये अपन को निकालना है। तो अब देखिए, अब अपन इसका औसत वेग और निकाल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, अवकलन के अनुप्रयोग पर आधारित। देखो अपनी बुक के अंदर ये अवकलन जो है इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, जहाँ चैप्टर एंड कर दिया वहाँ परिशिष्ट के नाम से अवकलन और समाकलन को दिया है, जबकि ये शुरू में देने की आवश्यकता थी क्योंकि चैप्टर में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। जबकि चैप्टर में जहाँ चैप्टर एंड हो गया उसके क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद परिशिष्ट के नाम से दिया गया अवकलन और समाकलन दोनों को ही, जबकि उपयोग इनका यहाँ हो रहा है। तो देखिए अब इससे पूछा क्या है अपन को, औसत वेग क्या होगा। तो देखो इसलिए औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं इसे, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात। तो देखो विस्थापन कितना चेंज आ रहा है, इसे मैं कैसा ले सकता हूँ x2 माइनस x1, इसे ले सकता हूँ मैं t2 माइनस t1। तो देखो भाई x2 की वैल्यू है मेरे पास 48.5 और x1 की वैल्यू है 18.5, xt2 4 सेकेंड और ये है 2 सेकेंड, ये लो हो गया काम। 48.5 के अंदर से 18.5 को मैं लेस करूंगा तो ये रह गया है 30, और 4 में से 2 गए तो ये रह गए 2, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, यहाँ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि अपन ने अपनी एक बुक का जो क्वेश्चन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है अवकलन के अनुप्रयोग पर। अब अपन सेकंड जो इसमें बात करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग में, वो है ग्राफ के रूप में, यानी यो कह सकते हैं अवकलन वक्र के किसी, अवकलन जो होता है वो है क्या, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो ढाल है उसको व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है देखिए, मैं उसे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बहुत ही कम समय में अपन इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा टॉपिक काफी लेंथी है। अगर इसे पूरी तरह से अपन समझें, पूरा एक चैप्टर जैसे पहले हुआ करता था उस टाइप से अगर इसे अपन पढ़ें तो ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अपन केवल इस चैप्टर के ही अनुसार इसे जानेंगे। देखिएगा, सेकेंड अनुप्रयोग की बात कर रहा हूं मैं अवकलन की। सेकेंड अनुप्रयोग है कि जो अवकलन होता है, यानी कि dy अपॉन में जो dx है, यही तो अवकलन है। वक्र के किसी बिंदु पर, कोई भी ग्राफ अपन खींच रहे हैं, वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। अवकलन वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल, यानी कि जिसे कहा जाता है स्लोप, को निरूपित करता है। यहां अपन एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और जानेंगे। देखो, ढाल को क्या करता है, निरूपित करता है। कैसे देखेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अगर मैं इस तरह से लेता हूं, ये वक्र के किसी बिंदु पर अपन ने कोई स्पर्श रेखा ले ली है, ये स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही, ये स्पर्श रेखा जो मैंने क्या कहा, वक्र के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है, यानी dy अपॉन में dx, उसके ढाल को व्यक्त कर रहा है। अब ढाल है क्या, देखो, किसी सरल रेखा की जो समीकरण होती है वो होती है y इजिकल टू mx प्लस c। अब थोड़ा सा अपन उस सरल रेखा की समीकरण को अपन इस साइड में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये अपने फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। देखो, किसी सरल रेखा की समीकरण ली जाती है y इजिकल टू mx प्लस c। मैं यहां लिख देता हूं y इजिकल टू mx प्लस c। यह है किसी सरल रेखा की समीकरण। यूं कह देता हूं इसे, सरल रेखा की समीकरण है,
सरल रेखा की समीकरण। ये अगर सरल रेखा की समीकरण है तो ध्यान रहे यहां पर इस समीकरण में कौन क्या क्या है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत काम आएगी फिजिक्स के अंदर आगे के चैप्टरों में भी। y तो है y अक्ष के लिए जो राशि है, m यहां पर उसकी प्रवणता या ढाल है, जब हमें लिखा होगा ढाल, स्लोप, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, प्रवणता भी बोलते हैं, टेंजेंट, प्रवणता यानी कि टेंजेंट, और c यहां पर कहलाता है वक्र के लिए अंतःखंड। तो देखिए अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, सपोज कीजिए dy अपॉन में dt, तो देखिए भाई x के सापेक्ष अवकलन करता हूं मैं इसका dy अपॉन में dt, तो देखिए यहां t के सापेक्ष x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहा हूं dy अपॉन में dx, यानी इसका अवकलन तो किया है मैंने, तो मैं क्या देख रहा हूं dy अपॉन में dx जो कि एक अवकलन फॉर्म आ रहा है। तो देखो m तो कांस्टेंट है तो m तो ये क्यों रह जाएगा और c क्या हो जाएगा यहाँ 0, अकेला कांस्टेंट था। अगर ऐसा है तो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू m, और इस m को ही क्या कहा जाता है, स्लोप, या इसे ही कहते हैं प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट, इसे कहा जाता है प्रवणता या ग्रेडियंट कहा जाता है। यानी कि dy अपॉन में dx यानी अवकलन जो होता है वो ग्राफ की किसको शो करता है, उसकी स्लोप को यानी उसकी प्रवणता को दर्शाता है, जबकि सरल रेखा की समीकरण ये है। ये मैंने इसका प्रूफ कर लिया है। अब देखो इसको और थोड़ा सा और जान लें अपन, कैसे जान लें देखिएगा। जैसे मान लिया कि मैं कोई ग्राफ यो ले रहा हूं, यहां मैंने लिया है विस्थापन y को और यहां लिया है मैंने समय t को, इनके बीच में मैं कोई ग्राफ ले रहा हूँ, ये लो एक स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने, ये एंगल थीटा है। अब मैं इस एंगल जो थीटा है इसकी अगर मैं ढाल देखूं, ढाल का मतलब क्या है m का मतलब क्या देखना है मुझे, टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो लंब ये वाली साइड हो गई यानी कि y में चेंज, तो dy, और आधार क्या हो गया dt, और आप जानते हो dy अपॉन में dt क्या होता है, वेग होता है। तो मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट बन गया, वो रिजल्ट ये बन गया कि विस्थापन समय वक्र का जो ढाल है, यहाँ विस्थापन है और यहाँ क्या है, समय है, तो इसे आप याद रखना, विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको निरूपित करता है, वेग को। वक्र का ढाल वेग को दर्शाता है, ये लो एक कॉन्सेप्ट ही आ गया। अगर मैं ग्राफ को इस तरह से, अगर मैं यहाँ इस अक्ष पर वेग को लूँ, इस अक्ष पर समय को लूँ, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ले रहा हूँ, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या ले लिया मैंने, थीटा है। तो बताइए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यहाँ अगर मैं एक चीज़ और लिख दूँ यहाँ पर कि वास्तव में ढाल होती क्या है, चलो वो लिख देंगे इधर साइड में। तो देखिएगा यहाँ इसकी मैं ढाल निकाल रहा हूँ, यानी कि किसका मान देखना है मुझे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ढाल का मतलब ही क्या है मेरे पास, प्रवणता यानी कि उसकी टेन थीटा। चलो इसे मैं अपन यहाँ तक मैंने लिख दिया है dy अपॉन में dx, इसे पूरा ही वापस से इधर का साइड का मैं लिख देता हूँ। एक लाइन इसमें ऐड कर सकता हूँ कि ढाल या प्रवणता अपन कहते हैं किसे हैं, किसी रेखा द्वारा जो x अक्ष के साथ, चलो इसे पूरा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए सिस्टमेटिक हो जाए थोड़ा सा। तो dy अपॉन में dx यहाँ तक का मैंने ले दिया है, अब इसको मैं फिर इधर साइड में लिख दूंगा, ये लो। हाँ गौर कीजिए, यही मैंने क्या लिखी है, इसको प्रवणता लिखी है, यानी कि इसी को मैंने क्या कहा है, ढाल कहा है। यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू प्रवणता और इज इक्वल टू इसे मैं कह देता हूँ क्या, टेन थीटा। अब ये है क्या, तो देखिए मैं इसमें यूं कह सकता हूं किसी रेखा द्वारा, ढाल की परिभाषा दे रहा हूं मैं, किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक यानी उसकी पॉजिटिव, किसी रेखा द्वारा, भाई ये भी परिभाषा लिख देता हूँ क्योंकि आप तो नए स्टूडेंट हैं 11th के लिए, आप इसे फर्स्ट टाइम जानेंगे, इसलिए मैं इसे बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, क्योंकि 12वीं में ये चीज़ बहुत कम आएगी।
किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण थीटा ही कह देता हूं उसे, कोण थीटा का टेन थीटा यानी कि स्पर्श, और यही क्या कहलाता है, वक्र का ढाल का टेन थीटा, यह है वक्र का ढाल। ये लीजिए, ये अपने पास ढाल की मैंने क्या लिख दी है आपके लिए, परिभाषा लिख दी। अब अपन उनको अब सोल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैं यहां इस अक्ष पर ले रहा हूं विस्थापन x को, यहां ले रहा हूं मैं समय t को, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखो x अक्ष के साथ ये अगर एंगल मैंने क्या लिया है, इसका थीटा लिया है। तो देखिए इसकी अगर मैं ढाल देखता हूं तो m, अब यहाँ m मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, किसी रेखा द्वारा, ये रेखा हो गई, द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण थीटा का टेन थीटा ही क्या है, वक्र का ढाल है। यानी कि जो m है वो इस थीटा का क्या है, टेन थीटा है। बिल्कुल यही तो कहा है मैंने। और ये किसके इक्वल बनेगा बताओ, dy अपॉन में dt हो गया ना, ढाल का टेन यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार अगर ये बनता है तो ये किसके इक्वल हो गया, dy अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग। यानी मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया कि विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को दर्शाता है, इज इक्वल टू v। तो यूँ कह सकता हूं, अतः विस्थापन समय वक्र का ढाल, या उसकी टेंजेंट कह दो या ग्रेडियंट कह दो, यानी कि कह सकते हैं प्रवणता का ढाल, इज इक्वल टू क्या है, वेग है। एक कॉन्सेप्ट और अपन जान लेते हैं साथ साथ ही। देखो यहाँ इस अक्ष पर मैं समय t को ले रहा हूँ, इस अक्ष पर वेग v को ले रहा हूँ, वही स्ट्रेट लाइन, वही एंगल मैंने क्या ले लिया है, यहाँ थीटा ले लिया है। तो देखिए अब इसका अगर मैं m देख रहा हूँ, m का मतलब क्या देखना है मुझे, इसमें टेन थीटा। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये dv अपॉन में dt, और ये क्या होता है, त्वरण। तो क्या रिजल्ट आ गया है, अतः वेग समय वक्र का ढाल इज इक्वल टू क्या है, त्वरण है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से ध्यान रखना, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब देखिएगा इस पर एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन आपको हल करके बता दूं। क्वेश्चन लिख दें पहले, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा क्लियर हो सके। तो आपको क्या याद रखना है, विस्थापन समय वक्र की जो ढाल है, विस्थापन समय वक्र की ढाल दर्शाती है वेग को, और वेग समय वक्र की ढाल दर्शाती है त्वरण को। ये अपने काम आएगा गति की समीकरणें व्युत्पन्न करने में। यानी कि कई टॉपिक ऐसे, अभी कई बिंदु अपन ऐसे जानेंगे जो कि गति की समीकरणें व्युत्पन्न करने में अपने पास क्या आएंगे, काम आएंगे। इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो पिंडों, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पिंडों ए व बी से संबंधित स्थिति समय वक्र, दो पिंडों ए व बी से संबंधित स्थिति समय क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, दो पिंडों ए व बी से संबंधित स्थिति समय वक्र चित्र में प्रदर्शित है। स्थिति समय वक्र चित्र में प्रदर्शित है, ये अपन को दिया हुआ है। कौन सा पिंड तेज गति करता है, ये पूछ रहे हैं। कौन सा पिंड तेज गति करता है।
ये देखो, ये इसमें पूछा जा रहा है, ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, स्थिति को शो कर रहे हैं, ये भाई एक्स है, वाई से ले लो, विस्थापन से ले लो, अपन शो कर सकते हैं उसको इस तरह से। इसके लिए एंगल दिया गया है 30 डिग्री ए के लिए, और बी के लिए एंगल दिया गया है 60 डिग्री। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पिंड तेज गति करता है, यानी किसका वेग ज़्यादा है, यही तो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, भाई किसका वेग क्या है, ज़्यादा है, ये इसमें ज्ञात कराना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसका हल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अभी कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अतः विस्थापन समय वक्र का ढाल क्या होता है, वेग के बराबर। तो वेग निकालना है, यानी वेग बराबर xt वक्र की ढाल हो गई, वेग बराबर क्या हो गई, xt वक्र की ढाल। यही तो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है कि वेग है क्या, xt वक्र की ढाल है। अगर वेग xt वक्र की ढाल है तो देखिएगा, पहले मैं बात करूं a का वेग, a का वेग मैंने मान लिया क्या है भाई, va है, तो va का मतलब tan थीटा a, यानी कि a के लिए कितना थीटा है, तो देखिए a के लिए 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, ये लो कितना इजी हो गया। तो va tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। फिर अपन ले लें b का वेग, यानी कि vb इजिकल टू हो जाएगा tan थीटा b, और ये हो गया है b के लिए है 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू है √3। यहाँ अपने पास इन दोनों की वैल्यू आ गई है, तो देखो स्पष्ट हो रहा है कि VB इज ग्रेटर देन क्या है, VA है, यानी कि पिंड B पिंड A से तेज चलेगा। अतः पिंड B पिंड A से तेज चलेगा। ये लो, यहाँ अपन ने ये चीज़ जान ली है। अब अपन एक ग्राफ के लिए एक चीज़ और इसमें जान लें थोड़ा सा, कि एक जो सरल रेखा की समीकरण अपन ने अभी पढ़ी थी, क्या समीकरण पढ़ी थी, y = mx + c। अब जरा उसकी थोड़ी सी हल्की सी विवेचना कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर अपन उस समीकरण की थोड़ी सी विवेचना कर लें कि अगर इस तरह से कोई रूप आ रहा है समीकरण का, तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा। देखिए अवकलन का तीसरा एक अनुप्रयोग और है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। उसकी अपन अभी बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन अभी इसमें दिया हुआ है नहीं बुक में आपकी में। देखिए मैं अब थोड़ी सी इसमें बातें कर लूं सरल रेखा की समीकरण की, फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे समाकलन को। सरल रेखा की समीकरण, जो कि मैं एक सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है, देखिए वो इक्वेशन होती है y = mx + c। यहां पर y तो y की राशि है, m उसकी प्रवणता या ढाल है, और x एक्स के लिए है, और c क्या है, अंतःखंड कहलाता है। अगर आपके पास इस तरह से देखो, नंबर 1, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, y = mx दी हुई है, कोई भी राशि इस तरह से आती है y = mx, तो यानी y x के समानुपाती हो गया, यानी ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा। तो इसके लिए हमेशा ग्राफ यूं ले लिया जाएगा, यहाँ पर तो y है और यहाँ क्या है, x है, इधर y प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर माइनस में, तो ये ग्राफ इस तरह से लिया जाता है। आप इसकी अगर ढाल निकालेंगे तो देखिएगा जो m है वो एक्चुअली क्या होगा, y/x, y और x का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। इस तरह की ग्राफ बनेगी।
अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, नंबर 2 y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, यानी कि ढाल कैसी है उसकी ऋणात्मक, y x के तो समानुपाती आ रहा है लेकिन ढाल उसकी ऋणात्मक है, तो उसका ग्राफ इस तरह से लिया जाएगा, ये लो, प्लस y माइनस वाई प्लस x माइनस x मूल बिंदु, ये ग्राफ इस तरह से होगा। नंबर 3, ये समीकरणें और ये ग्राफ आप याद रखें, क्योंकि आपके फिजिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और बहुत सी जगह काम आएंगे। 12th में काम आएंगे, 11th में भी आपके बहुत जगह काम आएंगे। बहुत सारे आंकिक प्रश्नों को हल करने में ये आपका सहयोग करेंगे। देखिएगा, नंबर 3 में ले रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, यानी कि उसकी जो ढाल है वो तो प्लस है लेकिन अंतःखंड किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर अंतःखंड माइनस में है तो देखिए इसके लिए ग्राफ यहाँ से लिया जाएगा, ये नेगेटिव आएगा अंतःखंड यहाँ से, यानी कि माइनस में। अगर ये प्लस में होता सी तो कहाँ से लेते, इसे ऊपर से काटता, यानी कि वही प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स और ये मूल बिंदु। तो जब भी समीकरण इस फॉर्मेट में दी गई हो तो हमेशा ग्राफ इस तरह से बनेगा। नंबर 4, अगर आपको इक्वेशन ऐसे दे दी गई हो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि उसकी प्रवणता तो हो ऋणात्मक और अंतःखंड क्या हो, प्लस में हो, तब उसके लिए ग्राफ ऐसे बनाएंगे। ध्यान रहे, मैं अवकलन के साथ साथ आपकी ग्राफीय फिजिक्स भी थोड़ी, ग्राफिकल फिजिक्स भी थोड़ी सी बता रहा हूँ। ये इस तरह से ग्राफ इसका बन जाएगा, यानी ये इक्वेशन आ रही है, ये मूल बिंदु है, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स। आप देख रहे हैं अंतःखंड तो प्लस में है लेकिन उसकी प्रवणता कैसी है, माइनस में। नंबर 5, अब मैं ले सकता हूँ इसके अंदर, देखो ये माइनस सी हो चुका, माइनस एम हो चुका। नंबर 5 के अंदर मैं ले लूँ इसे एम एक्स माइनस सी में ले चुका हूँ। देखो पहली ले चुका हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स आ चुकी है, सेकेंड y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स इक्वेशन ले चुका हूँ। नंबर 3 एम एक्स माइनस सी मेरे पास आ चुकी है। नंबर 4 y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी में ले चुका हूँ। अब नंबर 5 में ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, यानी सी को क्या ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव फॉर्मेट के अंदर ले रहा हूँ। तो देखिए भाई, मैं नेगेटिव अगर मैं फॉर्मेट में लेता हूँ तो ये इस तरह से इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो यहाँ तो मैंने ली थी भाई y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, एम एक्स माइनस सी भी आ गई। एक में कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स हो गई है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स भी मैंने ले ली है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी अपने पास ही आ चुकी है। नंबर 4 y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ऋणात्मक प्रवणता, और c किस में आ गई है, मेरे पास प्लस में आ गई है। 1 2 3 4। अब मुझे नंबर 5 की बात करनी है। अब देखिएगा भाई, नंबर 5 के अंदर मैं क्या और किस तरह से ले सकता हूँ। अगर मेरे पास माइनस के रूप में एम एक्स है, वो मैंने ले लिया है। अब मैं अगर मैं मान लिया कि इस तरह से मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। देखिए एक इक्वेशन और मैं इसके अंदर चर्चा कर लूँ, अगर दोनों ही माइनस हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और माइनस सी, यानी कि एम एक्स और ये c दोनों ही माइनस है। एक बार देखो मैंने प्लस में लिया कि नहीं लिया, पहले वो देख लूँ मैं। y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आ गया, एम एक्स माइनस सी आ गया, माइनस एम एक्स प्लस सी आ गया। चलो एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी तो ले लें, ये तो इक्वेशन रही रही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो तो इसकी इक्वेशन यूँ आएगी, इसके लिए ग्राफ सॉरी इक्वेशन क्या, यहाँ तो y हो गया, ये x हो गया है प्लस में, ये प्लस में y, माइनस में y और ये माइनस x। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो तो देखो अपने सारे आ गए, ये आ गया है c 0 है इसके अंदर, यहाँ c माइनस में आ गया, यहाँ पर माइनस में एम एक्स आ गया, यहाँ पर दोनों प्लस आ गए। अब बचता है नंबर 6 पे कि दोनों ही माइनस में हो, दोनों ही किस में हो भाई, ये माइनस में हो। अगर दोनों ही माइनस में हैं
यानी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो देखिए भैया इसके लिए तो ग्राफ क्या होगा, अंत्यखंड भी माइनस में है और प्रवणता भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, तो इसका वक्र इस तरह से लिया जाएगा। ये तो है प्लस वाई और इस अक्ष पर है ये माइनस वाई प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये इस तरह से। और इन सबको अपन एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ये तो आपको मैंने इक्वेशन बता दिए कि इस इक्वेशन की वक्र ऐसे होगा, आप इनको मान रख के भी निकाल सकते हैं। देखो अगर सिंपल तरीका तो ये है कि आप इन अगर इक्वेशन अगर आपको याद है तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि इस इक्वेशन की ग्राफ ये होती है, ताकि आपको क्वेश्चन हल करना बहुत आसान रहे, फटाफट से देखते ही आप तुरंत आंसर दे दें। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं हो, आपको कोई वैल्यू दी गई है तो आप उसमें वैल्यू रखिएगा। देखिए कैसे, जैसे एक बार x की वैल्यू 0 कीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 कीजिए, तो आपके पास इसमें क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनमें ग्राफ आ जाएगा यहाँ इस तरह से। और इनको अपन एक साथ अगर व्यक्त करना चाहें यानी पूरे ग्राफ को, तो देखो आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मैं इसको कंप्लीटली इस तरह से ले सकता हूं ताकि आपका ये वक्र वाला काम जो है कंप्लीट हो जाए। देखिए अगर मूल बिंदु से मैं ले रहा हूं तो इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, क्योंकि c का मान क्या है यहाँ पर 0 है, यहाँ प्लस c। भाई मेन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर c का मान क्या है 0, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गई है, ये एम एक्स हो गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली y इज इक्वल टू क्या बना दी है मैंने, एम एक्स बना दी है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो, या सबसे पहले मैं अपन ये वाला स्टेप पूरा कर लूँ, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ये इक्वेशन यूँ आएगी, एम एक्स प्लस सी है तो देखो c भी प्लस में है और ढाल भी क्या है इसकी भैया, प्लस में आएगी। फिर अगर मान लिए माइनस में है तो ये लो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अंतःखंड के 3 मान मैंने ले दिए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अंतःखंड c का मान 0 है, यहाँ पर c का मान क्या है, प्लस। इतना जो हिस्सा बच रहा है ये अंतःखंड को शो करता है प्लस में, और ये किसको शो करता है, माइनस को। माइनस में इतना अंतःखंड है यहाँ से यहाँ तक का इसका, क्योंकि माइनस c आ रहा है और ये इतना क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और यहाँ क्या है 0 है मूल बिंदु के लिए। अब आ जाइए आप इधर, अगर मैं वक्र इस तरह से अगर आता है तो बताएं आप इसकी इक्वेशन क्या थी, ऋणात्मक प्रवणता है लेकिन c क्या है, प्लस में है, यानी कि इसकी इक्वेशन है माइनस एम एक्स प्लस सी। अब ये मूल बिंदु से अगर यूँ ले रहा हूँ मैं ऐसे, तो बताएं इसकी क्या इक्वेशन थी, इधर भी लिख रखी है मैंने ये कि ये ऐसे कैसे आपको ध्यान दिख रही होंगी। तो यहाँ हो गई है माइनस एम एक्स से और प्लस में c का मान क्या है, 0 है, ये रही माइनस एम एक्स प्लस सी का मान क्या है, 0 है, ये लो ये वाली इक्वेशन है। और मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ, एक यूँ है। अब बताएं इसकी इक्वेशन क्या थी भाई, ये तो कन्फर्म है कि प्रवणता इसकी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंतःखंड भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि माइनस एम एक्स माइनस सी। ये भाई इसकी इक्वेशन है, यहाँ इसको मिक्स मत करना इसके साथ, मैंने अलग कर दिया है ना। तो यहाँ इस तरह से अपन इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ आप इसे एक बार आप इसे एज इट ऐसे कैसे आप नोट कर लें ताकि ये पॉइंट आपके क्या हो जाए, वेल अपडेट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा व्यवस्थित लगे, माइनस एम एक्स माइनस सी, ये लो, ताकि इसके साथ ये ओवरलैप नहीं हो रही हो, इस तरह से। यहाँ आप इसको एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सरल रेखा की समीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वेल अपडेट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट आपके इजीली समझ में आ सके। यहाँ आपने इसको देख लिया है, अब अपन इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपनी बुक में इस पर आधारित दे नहीं रखें, इसलिए अपन इसके क्वेश्चनों की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन कर सकते थे कि जैसे इक्वेशन कुछ भी दे दी गई हो, y इक्वल टू 3t प्लस यानी डिजिट दे करके आपको वैल्यू दे रखी हो, आपसे किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू पूछ सकते हैं। सिंपल जैसे एक क्वेश्चन आपसे मैं सिंपल ये पूछ लूँ, ये इस तरह से, जैसे कि ये एक ग्राफ इस तरह से दिया गया है, ये कोई ग्राफ दे दिया जाए, यहाँ f को दिया जाए और यहाँ x को दिया जाए।
अब आपसे पूछा जाए इसकी ढाल कितनी होगी, यानी प्रवणता, तो आप क्या मान निकाल लेंगे, इसके अंदर एंगल दे रखा हो तो आपकी ढाल निकल जाएगी, क्योंकि जो थीटा है उसी का tan क्या है, ढाल के इक्वल है। अगर इसी के अंदर अगर वो नहीं दे रखा हो तो आपको पता है f अपॉन में x, वो क्या बन जाएगी, इसकी ढाल बन जाएगी। भाई f अपॉन में x ही क्या बन जाएगी, इसकी ढाल बन जाएगी। कुल मिलाकर के आप क्वेश्चनों को इजीली इससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके क्वेश्चन इसलिए टच नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन टच करेंगे तो फिर अपन इसी टॉपिक के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं केवल उतनी ही बातें बता रहा हूँ जो आपके इस चैप्टर के अंदर उपयोगी हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसे नोट कर लें। मैंने 6 की 6 इक्वेशंस को अलग अलग लिख करके और उनको एक साथ भी यहाँ व्यक्त कर दिया है।